डेविड ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहने वाला। जैक ठंडी आवाज में उससे पूछता है कि वो कैसे मरना पसंद करेगा, खुद अपनी जान लेकर या फिर जैक के हाथों। डेविड शांत रहते हुए कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर हालात बिगड़े तो वो खुद को मार देगा। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पत्नी को खोने का दर्द दिखाई दे रहा था। जैक कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर उसे छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है। तभी दूर उन्हें एक अकेला घर दिखाई देता है। जैक सावधानी से बंदूक निकाल कर आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है और स्पीकर से आवाज आती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हथियार नीचे रख दो, वरना गोली मार दी जाएगी। अब उन्हें समझ आ जाता है कि घर के अंदर कोई इंसान मौजूद है। मजबूरी में वो लोग अपनी बंदूकें बाहर रख देते हैं। इसके बाद दरवाजा खुलता है और एक आदमी उन्हें अंदर ले जाता है। वो खुद को एक साइंटिस्ट बताता है। घर के अंदर हर तरफ मशीनें, किताबें और अजीब उपकरण पड़े होते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर वो चाहता तो सालों पहले यहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने रुकना चुना क्योंकि वो इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो उन सबके सामने ढेर सारा खाना रख देता है। इतना अच्छा खाना देखकर चारों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कई सालों से उन्होंने ऐसा खाना सिर्फ सपनों में देखा था। भूख से परेशान सभी लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना खत्म होने के बाद साइंटिस्ट उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है। काफी समय बाद पहली बार सब लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। माहौल कुछ देर के लिए सामान्य लगने लगता है, लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट की बातें अजीब दिशा में जाने लगती हैं। वो कहता है कि ये वायरस जितना डरावना है उतना ही जरूरी भी है। उसके हिसाब से इस दुनिया में अब सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। साइंटिस्ट का कहना था कि इंसानों ने लालच और नफरत से दुनिया बर्बाद की है, जबकि ज़ॉम्बी सिर्फ अपनी भूख के लिए जीते हैं। इसलिए अब इस दुनिया पर उन्हीं का राज होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर जैक, एबिगेल और बाकी लोग असहज महसूस करने लगते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि ये आदमी मानसिक रूप से सामान्य नहीं है। तभी दूसरी तरफ डेविड की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर जब वो खुद को शीशे में देखता है तो डर जाता है। उसकी नसें काली पड़ चुकी थीं और वायरस अब पूरी बॉडी में फैल चुका था। वो समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन जैसे ही वो वापस हॉल में आता है उसके होश उड़ जाते हैं। जैक, एबिगेल और मेगन सभी बेहोश पड़े होते हैं। असल में साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक अजीब डिवाइस का बटन दबा देता है। अगले ही पल डेविड को तेज कमजोरी महसूस होने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। साइंटिस्ट हंसते हुए बताता है कि उसने कई सालों की मेहनत से ये डिवाइस बनाया है। इस मशीन की मदद से वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। यही वजह थी कि इतने सालों में कोई ज़ॉम्बी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब उसे लगता था कि वो पूरी दुनिया का मालिक बन चुका है और ज़ॉम्बी उसकी सेना है। इसके बाद डेविड भी बेहोश हो जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि उसे और उसके साथियों को कुर्सियों से बांध दिया गया है। चारों पूरी तरह साइंटिस्ट के कब्जे में थे। इसके बाद साइंटिस्ट उन्हें अपनी पत्नी से मिलवाता है, लेकिन उसकी पत्नी अब इंसान नहीं रह चुकी थी। वो एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसे साइंटिस्ट ने लोहे के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो इंसानों को पकड़कर अपनी ही बीवी को खिलाता था। दरअसल ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने वाला डिवाइस भी उसने अपनी पत्नी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए बनाया था। जैसे ही साइंटिस्ट पिंजरे का दरवाजा खोलता है, उसकी ज़ॉम्बी पत्नी सबसे पहले उसी पर हमला करने दौड़ पड़ती है, लेकिन वो तुरंत अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके उसे काबू में कर लेता है। इसके बाद वो उस ज़ॉम्बी को जैक और बाकी लोगों की तरफ छोड़ देता है। ज़ॉम्बी तेजी से जैक पर टूट पड़ती है, मगर जैक उसे जोरदार लात मारकर पीछे फेंक देता है। उसी दौरान डेविड के अंदर फैल चुका वायरस अचानक उसकी ताकत बढ़ा देता है। वो अपनी रस्सियां तोड़ देता है और जल्दी जल्दी बाकी लोगों को भी आजाद कर देता है। हालात बिगड़ते देखकर साइंटिस्ट डर जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जैक, एबिगेल, मेगन और डेविड अपना सामान उठाकर घर से बाहर भागते हैं। बाहर आकर किस्मत से उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिल जाती है। चारों तुरंत उसमें बैठते हैं और जंगल की तरफ तेजी से निकल जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपने कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करके आसपास के ज़ॉम्बी झुंड को उनकी तरफ भेज देता है। कुछ ही देर में दर्जनों ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। जैक पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता है और काफी देर तक ज़ॉम्बियों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन फिर अचानक आगे का रास्ता बंद निकलता है। मजबूर होकर उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ती है और पैदल भागना शुरू करना पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ज़ॉम्बी फिर से उनके करीब पहुंच जाते हैं। अब डेविड समझ चुका था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वायरस तेजी से उसे बदल रहा था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो पीछे रहकर ज़ॉम्बियों को रोकेगा ताकि बाकी लोग बच सकें। लेकिन मेघन उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। तब डेविड उसकी तरफ देखकर कहता है कि अब उसे अपने आने वाले बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। ये कहने के बाद डेविड अकेले
अकेले जॉम्बियों के सामने खड़ा हो जाता है और बहादुरी से उनसे लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जैक मेगन को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। एबिगेल जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि जॉम्बी अब उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। बस्ती के ऊपर बने टावर पर बैठे पहरेदार उन्हें देख लेते हैं। वो तुरंत स्नाइपर राइफल से जॉम्बियों को शूट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कवर देने लगते हैं। कुछ ही देर में बस्ती की तरफ से एक बोट उनकी मदद के लिए भेजी जाती है ताकि वो लोग सुरक्षित अंदर पहुंच सके। आखिरकार जैक, एबिगेल और मेगन उस बोट में बैठकर सुरक्षित शिप टाउन पहुंच जाते हैं। पीछे खड़ा काले चेहरे वाला जॉम्बी अपने झुंड को आगे बढ़ने से रोक देता है क्योंकि उनके और इंसानी बस्ती के बीच गहरा पानी था। जॉम्बी उस रास्ते को पार नहीं कर सकते थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच में सुरक्षित जगह तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ मेगन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी डिलीवरी का समय करीब था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। अच्छी बात ये थी कि शिप टाउन में डॉक्टर, दवाइयाँ और अस्पताल जैसी सुविधाएं मौजूद थी। अगली सुबह एबिगेल इस नई दुनिया को देखकर हैरान रह जाती है। कई बड़े जहाजों को जोड़कर समुद्र के बीच एक पूरा टाउन बनाया गया था। चारों तरफ लोग रह रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और काफी समय बाद इंसानी जिंदगी फिर से सामान्य लग रही थी। दूसरी तरफ जैक अब भी असहज महसूस कर रहा था। उसे इतनी भीड़ और लोगों पर भरोसा करना पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी होने लगती है। तभी एक डॉक्टर वहां आती है और बताती है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टर साफ कह देती है कि शायद मेगन ज्यादा समय तक जिंदा ना रह पाए। ये सुनकर जैक अंदर से टूट जाता है और तुरंत अस्पताल की तरफ भागता है। कमरे के अंदर मेगन बहुत कमजोर हालत में लेटी होती है। वो अपनी नवजात बेटी को जैक की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि अब वो इस बच्ची का ख्याल रखे। वो चाहती थी कि उसकी बेटी भी एबिगेल की तरह मजबूत और बहादुर बने। मेगन की बातें सुनकर जैक को अपनी मरी हुई पत्नी याद आने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उधर एबिगेल पहली बार इस नई जिंदगी को खुलकर महसूस कर रही होती है। वहाँ संगीत चल रहा था, लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे और कुछ लोग शराब पीते हुए नाच भी रहे थे। वहीं उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के से होती है और दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं। कुछ देर बाद एबिगेल देखती है कि वही लड़का चुपके से एक अलग कैबिन में जा रहा है। शक होने पर वो भी उसके पीछे अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। पूरा कमरा तारों, बमों और विस्फोटक सामान से भरा हुआ था। वहाँ एक वायरलेस स्विच भी लगा होता है। जैसे ही एबिगेल उसे छूने लगती है, वो लड़का घबराकर उसे रोक देता है। वो बताता है कि शिप टाउन के नीचे हर तरफ बम लगाए गए हैं। अगर कभी जॉम्बी यहाँ तक पहुँच जाएं, तो लोग सीक्रेट रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से पूरा टाउन उड़ा दिया जाएगा ताकि वायरस आगे न फैल सके। लेकिन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये दिन बहुत जल्द आने वाला है। दूसरी तरफ वो पागल साइंटिस्ट अब भी जिंदा था। जब वो देखता है कि इंसानों ने उसके कई जॉम्बी मार दिए हैं, तो वो गुस्से से भर उठता है। उसे लगता था कि जॉम्बी ही उसकी ताकत है और उन्हीं के दम पर वो दुनिया पर राज करेगा। इसलिए वो अपने कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करके उस काले चेहरे वाले जॉम्बी राजा को अपने कब्जे में कर लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद पानी भी शिप टाउन की रक्षा नहीं कर पाता। दर्जनों जॉम्बी समुद्र के नीचे से तैरते हुए जहाजों तक पहुंच जाते हैं और अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा टाउन चीखों से भर जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कई लोग वहीं जॉम्बियों का शिकार बन जाते हैं। इसी बीच जैक को भी पता चल जाता है कि शिप टाउन पर हमला हो चुका है और सबसे पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, एबिगेल। जैक तुरंत हथियार उठाकर एबिगेल को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरा शिप टाउन अब तबाही में बदल चुका था। जैक रास्ते में आने वाले हर जॉम्बी को मारता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एबिगेल भी उस हैंडसम लड़के के साथ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो काले चेहरे वाला जॉम्बी अपने झुंड के साथ सीधे टाउन के सेंटर तक पहुंच जाता है। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोगों के पास आखिरी प्लान इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वही सीक्रेट बम जिनके बारे में एबिगेल ने कैबिन में देखा था, अब एक्टिव करने का वक्त आ चुका था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर बम फटते तो अंदर मौजूद सभी लोग भी मारे जाते। इसी दौरान साइंटिस्ट भी वहां पहुंच जाता है। वो अपने कंट्रोल डिवाइस से जॉम्बियों को इंसानों पर हमला करने का आदेश देता है। उसे लगता था कि अब पूरी दुनिया हमेशा के लिए जॉम्बियों की हो जाएगी, लेकिन तभी काले चेहरे वाला जॉम्बी अचानक उसकी तरफ मुड़ जाता है। इतने समय तक कंट्रोल में रहने के बावजूद उसके अंदर की जंगली सोच पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसका डिवाइस काम नहीं करता। अगले ही पल वही जॉम्बी उस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। जिस आदमी ने पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखा था, आखिर में वही अपने बनाए हुए राक्षसों का शिकार बन जाता है। उधर जैक आखिरकार एबिगेल तक पहुंच जाता है, लेकिन अब जॉम्बी चारों तरफ फैल चुके थे। इसलिए वो समझ जाता है कि अगर अभी बम नहीं फोड़े गए तो पूरा शिप टाउन खत्म हो जाएगा। जैक एबिगेल और बाकी बचे लोगों को सीक्रेट रास्ते से बाहर भेजता है। आखिरी पल में जैक उस वायरलेस स्विच को दबा देता है। अगले ही सेकंड पूरे शिप टाउन में जोरदार धमाके होने लगते हैं। एक के बाद एक सारे जहाज आग में उड़ जाते हैं और हजारों जॉम्बी समुद्र में डूब जाते
जाते हैं। दूर खड़ी एबिगेल सिर्फ आग की लपटों को देखती रह जाती है। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एबिगेल अब मेघन की बेटी को गोद में लेकर नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। उसके साथ कुछ बचे हुए लोग भी हैं। हालांकि दुनिया अब भी खतरनाक थी, लेकिन पहली बार उसे उम्मीद होती है कि शायद इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।